वायरस एक फॉरेन बॉडी है, इन्फेक्शन वाली बॉडी है। तो वायरस से बचाने के लिए ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के साथ खड़ा हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब हमारा इम्यून सिस्टम कह रहा है, ऐसे कैसे तुम मेरी सेल्स को मार दोगे, ऐसे कैसे तुम मेरी बॉडी की पार्ट को मार देने दूंगा मैं तुमको, मैं भी तो कुछ करूंगा। तो वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक लड़ाई शुरू करता है। छोटे बच्चे जो हैं, आपके लिए जो चीज डिफिकल्ट है छोटे बच्चों के लिए बहुत ईजी होती है। तो छोटे बच्चों को जब आप बताओगे कि देखो हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, छोटे बच्चों को ये बातें समझानी चाहिए कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन तो यहां जा रही है नाक से, तो ब्रेन तक कैसे पहुंच रही है। नमस्ते। हंता वायरस का नाम हंता वायरस क्यों पड़ा? हंता वायरस डिजीज में आदमी की डेथ जो हो रही है वो क्यों हो रही है? वायरस मार रहा है या हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें मार रहा है? नंबर 3, हांता वायरस के नाम में लिखा आता है सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। नेगेटिव सेंस आरएनए कौन सा होता है? नंबर 4, हांता वायरस की क्या कोई दवाई है क्या? क्या कोई इसका इलाज पॉसिबल है क्या? ये सारे क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के वो हैं जो आप अगर सीखना पसंद करते हैं तो आपके काम के हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आपके काम के हैं, साइंस किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो तो भी आपके काम के हैं। तो अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ चल रही है और वो न्यूज़ है कि एक शिप है, उस शिप को रोक रखा है गवर्नमेंट ने। शिप जो है वो डच शिप है और नाम है एमवी हॉन्डिस क्रूज शिप। ये जो शिप है इसमें बहुत सारे लोग घूमने गए थे। ये शिप अर्जेंटीना से चला था और अंटार्कटिका गया और फिर वहां से घूम के वापस अटलांटिक ओशन आ रहा था। तो उस टाइम पता लगा कि इस शिप पे कुछ लोग बीमार हो गए। जो लोग बीमार हुए उनकी कॉमन कंप्लेन थी, सबको फीवर हो रहा था, सबकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी और सारे के सारे जो थे उनको रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही थी, रेस्पिरेटरी इशू हो रहे थे। 7 लोग जो थे वो उस टाइम पॉजिटिव मिले थे, अब हो सकता है नंबर बढ़ गया हो, और जो 7 पॉजिटिव मिले उनमें से 3 जो थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये जो चीज है, इस चीज ने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से उस बीमारी की साइड खींचा जो कोविड से भी खतरनाक है इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी। कितने लोग मर जाएंगे उस केस में ये बहुत खतरनाक है। बीमारी को बोलते हैं हांता। अब सबसे पहले चीज आती है हांता नाम कहां से आया। तो देखो, जो कोरिया है, आज आप पढ़ते हो कि एक है साउथ कोरिया और एक है नॉर्थ कोरिया। कोई जमाने में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही हुआ करते थे। अब जब ये अलग अलग हुए तो उस टाइम 1950s में इसमें वॉर चली थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। ये जो वॉर जब चल रही थी तो उस टाइम साउथ कोरिया में एक रिवर है, रिवर का नाम है हंतन रिवर। उस हंतन रिवर के किनारे पे जो जंगल हैं वहां पे फौजी छुपे हुए थे। अब जो फौजी छुपे हुए थे वो छुप के ही घास वास के अंदर ही खाना खा रहे थे, वहीं पे रह रहे थे। ये जो फौजी हैं, इन फौजियों के वो बीमारी हुई जिसके सिम्टम थे, फीवर आ रहा है, बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, रेस्पिरेशन में दिक्कत है, सांस लेने में समस्या हो रही है और उसके बाद डेथ हो जाती है। इनका जब रिसर्च किया तो पता लगा इनके अंदर एक नए तरह का वायरस मिला। वो जो नया वायरस मिला उसको शुरू में हांतान बोला और बाद में फिर उसको कह दिया हांता वायरस। तो साउथ कोरिया में हांतान रिवर है, उससे इसका नाम पड़ा हांता वायरस। अब अपन बात करते हैं ये हांता वायरस जो है ये आता कहां से है। तो आपसे कभी कोई पूछे रोडेंट्स क्या होते हैं, कौन से एनिमल्स हैं उनको रोडेंट्स बोलते हैं, तो ऐसे बोलना है जो कुतर कुतर के खाने को खाते हैं उनको रोडेंट्स कहते हैं। रोडेंट्स जो होते हैं उनके दांत कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं तो वो कुतरते हैं चीजों को। जैसे गिलहरी है, जैसे चूहा है, तो ये रोडेंट्स में आते हैं। तो सबसे ज्यादा बीमारी जो हंता की बात आती है तो आपको याद रखना है चूहा जो होता है, रैट जो होता है, उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। अब जो चूहा होता है, चूहे की जो पॉटी होती है, चूहे का जो यूरिन होता है, उसके अंदर ये वायरस रहता है। अब उसमें कैसे आया? बिकॉज चूहे की बॉडी में ये वायरस रहता है। अब एक क्वेश्चन तो यह आना चाहिए कि अगर चूहे की बॉडी में वायरस है तो चूहे को भी बुखार होना चाहिए, चूहे की भी ब्लीडिंग होनी चाहिए, चूहे को भी सांस लेने में दिक्कत होनी चाहिए, चूहे की भी मौत होनी चाहिए। चूहे तो मरे तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता। बिकॉज साइंस की दुनिया में एक चीज होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है कि कोई जब साथ रह रहा है सालों से तो दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। यही एवोल्यूशन जो है, इसी प्रोसेस की वजह से चूहे बीमार नहीं होते, बट चूहों के शरीर में ये वायरस रहता है और वो वायरस उनकी पॉटी के साथ, उनके सूसू के साथ, उनके बॉडी के सलाइवा के साथ ये बाहर आता है। अब जो सोल्जर जंगल में थे, वो घास वगैरह जंगल वगैरह में थे, तो हुआ वो होगा जो आज कॉमन होता है कि मान लो यहां पे ये चूहे का जो एक्सक्रीटा है, उसका फीकस है वो पड़ा है। अब यहां पे चूहे का मलमूत्र पड़ा है।
अब इस मलमूत्र से एरोसोल्स उठेंगे। एरोसोल्स क्या होते हैं? जैसे डीओ का होता है, स्प्रे करते हैं कहीं पे, तो आपको दिखता नहीं है, बट उसके अंदर पार्टिकल्स आते हैं छोटे छोटे, धुआं होता है, तो धुएं के अंदर आपको कभी सॉलिड पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, बट उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और इसको देखना हो तो कभी चिमनी को देखना, उसमें से धुआं निकल रहा था, अगर धुएं में सिर्फ गैस होती तो वो काले काले कहां से जम जाते हैं, वो इसका मतलब वो थे तो धुएं में बट दिख नहीं रहे थे। ऐसी चीज को बोलते हैं एरोसोल। कोलॉइड्स में पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में। ऐसे ही एरोसोल्स की फॉर्म में चूहे के मलमूत्र से, चूहे के एक्सक्रीटा से ये वायरस भी उड़ता है। अब ये वायरस जिसका नाम है हांता वायरस, ये उड़ रहा है हवा में। अब हवा में उड़ के वहां पे जो आदमी है, उस आदमी ने सांस लिया। अब जब उस आदमी ने सांस लिया तो उस आदमी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये वायरस घुस जाएगा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी चीज जा रही है तो हम जानते हैं कि वो नाक से होके जाएगी ट्रैकिया में, और फिर वहां से आगे लंग्स में पहुंच जाएगी। तो ये वायरस भी पहुंच गया लंग्स के अंदर। अब हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, इनके अंदर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि पाइप, जो सांस वाली पाइप है, वो पहले एक होती है, फिर दो बन गई, दोनों में एक एक गई, फिर हर एक में से दो दो निकलती जाती है। 12-13 बार ऐसा ब्रांचिंग होता है, ऐसे 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 ब्रांच 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 बनती जाती है। लास्ट में जाके ये ऐसे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, ऐसे ऐसे। अब ये जो गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर बनाती है ना, इनको बोलते हैं हिंदी में तो वायु कूपिकाएं, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। अब ये जो वायु कूपिका या एल्वियोलाई होती है, ये वो जगह है जहां ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ब्रेन के अंदर कैसे आ रही है? तो ऑक्सीजन ब्रेन में जा रही है ब्लड के साथ। और ब्लड में ऑक्सीजन कैसे गई? ब्लड में ऑक्सीजन गई यहां एल्वियोलाई से। तो पढ़ाते पढ़ाते मैं सांस भी तो ले रहा हूं। तो मैं सांस ले रहा हूं तो ऑक्सीजन जो है वो मेरे लंग्स में गई, और लंग्स के अंदर छोटी ब्रांच 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 होते होते लास्ट में जाके ये बैलून से दिख रहे हैं एल्वियोलाई के, इनमें जाके ऑक्सीजन बैठ गई। और ये ऑक्सीजन यहां से ब्लड में मिक्स होकर फिर बाहर निकल जाती है। बाहर का मतलब बॉडी के अंदर घूम जाती है। तो ये जो एल्वियोलाई का लेवल है, यहां पे क्या होता है, इसको अगर मैं जूम करूं थोड़ा सा, तो ये मान लो एल्वियोलाई है। तो इस एल्वियोलाई के ऊपर ऐसे ऐसे ब्लड की पतली पतली, बहुत ही पतली पतली ब्लड वेसल्स है ऐसे। ये रेड वाली जो है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये यहां क्यों है? क्योंकि इनको दो काम करने हैं। एक, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन फेफड़ों तक तो आपने सांस से पहुंचा दी, यहां से आगे ये ब्लड इसको लेके जाएगा ऐसे, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जब काम में आएगी तो CO2 बनेगी, उस CO2 को लेके भी ब्लड आएगा और यहां से ऐसे CO2 एल्वियोलाई में डाल देगा। बाद में सारी CO2 इकट्ठी होकर बाहर निकल जाएगी और अगले सांस के साथ फिर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ऐसे ये सिस्टम चलता है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एल्वियोलाई वो जगह है जहां से ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है पूरी में, और CO2 पूरी बॉडी से लंग्स के अंदर आ रही है। और एल्वियोलाई वो जगह है जहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब छोटी छोटी पाइप हैं जिनमें ब्लड बह रहा है। अब वो वायरस आया, हंता वायरस। हंता वायरस आके यहां बैठ गया ऐसे, ये पर्पल वाला जो है ये हंता वायरस है मान लो। अब ये आके यहां बैठ गया। अब ये वायरस क्या करेगा? ये वायरस कूद के इन ब्लड वेसल्स में घुस जाएगा। अब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा, टिश्यू। तो उस टिश्यू में, एनिमल टिश्यू जब आता है तो एनिमल टिश्यू में आता है एंडोथीलियल सेल्स, अंतः उपकला उत्तक। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स की दीवार जो है, वो दीवार बनी होती है एंडोथीलियल नाम के टिश्यू से। टिश्यू का मतलब सेल्स एक जैसी जो होती है उनको टिश्यू बोल देते हैं, ऐसे ऐसे। तो मतलब हम जूम कर रहे हैं अब किस पे? ब्लड वेसल्स पे, उन पाइप्स पे जूम कर रहे हैं जिनमें ब्लड बहता है। अब वो वायरस जो है वो यहां घुस गया, यहां यहां इन सेल्स में घुस गया। जैसे इन सेल्स में घुस जाता है तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर वायरस एक फॉरेन बॉडी है, इन्फेक्शन वाली बॉडी है। तो वायरस से बचाने के लिए ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के साथ खड़ा हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब हमारा इम्यून सिस्टम कह रहा है, ऐसे कैसे तुम मेरी सेल्स को मार दोगे? ऐसे कैसे तुम मेरी बॉडी की पार्ट को मार देने दूंगा मैं तुमको? मैं भी तो कुछ करूंगा। तो वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक लड़ाई शुरू करता है। जैसे होता है ना, अटैक, सोल्जर्स अटैक। तो ऐसे वो सोल्जर्स कौन है? वो सोल्जर्स जो है, वो अटैक जब करेंगे सोल्जर्स, तो उस अटैक की वजह से बॉडी में एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। ये क्या होता है? साइटोकाइंस जो है, इसको ऐसा समझो कि ये बैरियर हैं।
जब हमारी बॉडी में कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है, कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है, तो सेल इसको तो नहीं बचा पाई, लेकिन ये मरने से पहले मैसेज भेज देती है कि भाई दूसरे वाली में ये बीमारी नहीं आ जाए। तो उसको आगे फैलने से रोकने के लिए जो काम हो रहा है उसको साइटोकाइन बैरियर बोल देते हैं। अब साइटोकाइन बैरियर कई टाइप के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन्स हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, जैसे टिश्यू नेक्रोसिस वाले फैक्टर जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके असर से क्या होगा, ये जो सेल्स थी इनके अंदर सूजन आएगी, इनके अंदर इन्फ्लामेशन आएगी। जब इनके अंदर सूजन आएगी बहुत सारी, तो इनका जो ब्लड है वो लीक होके लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स के अंदर जहां हवा भरनी थी वहां भर गया ब्लड, और ब्लड भी एग्जैक्टली नहीं भरा। ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। हमारा जो ब्लड होता है आपको पता होगा, प्लाज्मा होता है उसके अंदर। प्लाज्मा तो लिक्विड पार्ट होता है, बाकी सब सॉलिड होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड पार्ट होते हैं। अभी जो प्लाज्मा लिक्विड वाला पार्ट है ये लंग्स के अंदर भर गया। तो लंग्स के अंदर अगर किसी के पानी भर गया है, और नंबर एक, नंबर दो, जहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था वो जगह अगर डैमेज हो गई है, एंडोथेलियल डैमेज हो रखी है, तो उस आदमी को सांस लेने में दिक्कत ऑब्वियसली आने वाली है। तो इसीलिए जैसे ही किसी आदमी को हंता वायरस अटैक करता है, तो 6 दिन से लेके 12 दिन, 14 दिन के अंदर उस आदमी को रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं। और मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम ने एक जंग छेड़ दी है, तो होगा क्या, इम्यून सिस्टम इन सेल्स में और सूजन लाएगा और इंटरल्यूकिन रिलीज होंगे, तो आदमी को इन्हीं की वजह से आता है फीवर। इन्हीं की वजह से आदमी को रेस्पिरेशन में यानी सांस लेने में होती है तकलीफ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी अपन आगे बात करेंगे कि ये हांता वायरस जो है इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, ये जो बीमारी है इस बीमारी को मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड हमने कर रखा है। कि एक तो है एचपीएस। एचपीएस क्या है, कि हांता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। आपको पता होगा पल्मोनरी, पल्मोनोलॉजी एक ब्रांच है। पल्मोनोलॉजी का मतलब है फेफड़ों से रिलेटेड। तो हांता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम वो है जिसमें फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है और फेफड़ों में दिक्कत होती है, आदमी को सांस लेने में समस्या होती है और लास्ट में जाके उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल कर जाता है और 100 में से 40 तक पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। 40% तक इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट है, डेथ हो सकती है। फिर दूसरा जो है मैंने अभी बताया, साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी ब्लीडिंग होने लग जाती है। अच्छा, जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं उसको मेडिकल साइंस वाले एक अलग टर्म यूज लेते हैं उसके लिए। मेडिकल साइंस वाले कौन सा टर्म काम में लेते हैं, तो मेडिकल साइंस वाले इसको बोल देते हैं हेमरेज। तो हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग, ठीक है साहब। अब बॉडी में ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसको बॉडी से बाहर भी निकालना है, तो ऐसी कंडीशन में लोड आएगा उस ऑर्गन पे जिसका काम है बॉडी से कचरे को बाहर निकालना। ये है हमारी भैया किडनी। तो होगा क्या, इस आदमी की किडनी पे लोड आएगा और किडनी जो है वो भी फेल हो जाएंगी। तो जैसे फेफड़ों को पल्मोनरी बोल रहे हैं, ऐसे ही किडनी वाले को बोलते हैं रीनल सिस्टम। तो इनके अंदर क्या होता है कि एच फॉर हेमरेज फीवर विद रीनल सिंड्रोम। रीनल का मतलब किडनी भी फेल हो जाती है। तो दो तरह से हांता जो है अफेक्ट करता है, या तो सिर्फ फेफड़ों का असर करेगा और आदमी सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा, या आदमी के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, किडनी भी फेल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और इस केस में हो सकता है आदमी शॉक में चला जाए। शॉक क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती, तो वो टिश्यू मरने लग जाता है। उस कंडीशन को मेडिकल साइंस में बोल देते हैं शॉक में चला गया, भाई ये तो शॉक हो गया है इसके। अब बहुत ध्यान से समझने की चीज है, ये हंता वायरस जब से हम कर रहे हैं इसके पास है क्या। तो सबसे पहली चीज तो कोई भी बीमारी जो एनिमल से इंसान में आती है उसके लिए एक टर्म काम में आता है, जूनोटिक डिजीज। तो कभी कोई बात करे कि हांता वायरस कैसी बीमारी है, तो सबसे पहली बात यह याद रखनी है, हांता होता है जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक का मतलब हिंदी में कहते हैं जंतु जन्य रोग, ऐसी बीमारी जो एनिमल से इंसान में आई। और एग्जांपल अगर देखें जंतुजन्य रोग का, तो रेबीज एक आइडियल एग्जांपल है। रेबीज जो है हमेशा देखा होगा जानवर काट लेता है तब आदमी को होता है, वो इसका एग्जांपल हो गया। इबोला भी इसी का एग्जांपल है। इबोला एक बीमारी होती है, ठीक है। इबोला में क्या होता है, चमगादड़ काट लेता है तो उससे वो बीमारी फैलती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, ये जो है चूहे से आदमी में, ये चूहा है, चूहे से आदमी में बहुत जल्दी आता है, आदमी से आदमी में बहुत कम जाता है। बहुत रेयर केस होता है कि आदमी से आदमी के अंदर ये ट्रांसमिट हो जाए। फिर हंता वायरस जो है, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसके पास क्या है हंता वायरस के पास। तो हंता वायरस जो है ये आरएनए वायरस है। आपको पता होगा वायरस जो होते हैं ना उनके पास ज्यादातर दो ही चीज होती है, अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है उनका जिसमें आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, और उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है। तो हंता वायरस जो है उसके पास अंदर क्या होगा, आरएनए होगा।
अब आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से इस वायरस को ये भी बोल देते हैं एसएस आरएनए। एसएस मीन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो ये है इसका आरएनए। अब आरएनए जो होता है, आरएनए के ऊपर कवर चढ़ा होता है ऐसे एक। अब ये जो कवर चढ़ा होता है ना, ये होता है लिपिड का बना हुआ। लिपिड को हिंदी में बोलते हैं वसा। तो जैसे अगर कोई पिस्टल लगाए ऐसे, मान लो मैं हंता वायरस हूं और मेरी कनपट्टी पे ऐसे पिस्टल लगा दे, बता तेरे पास क्या है, तो मैं कहूंगा मेरे पास दो चीज है, एक तो है आरएनए अंदर और ऊपर है लिपिड चढ़ा हुआ उसके, कि ठीक है साहब। फिर ये जो लिपिड चढ़ा हुआ है, इस लिपिड के ऊपर छोटे 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 ऐसे हुक होते हैं। ये हुक क्या काम आते हैं, अभी बताता हूं क्या काम आते हैं। अब ये जो लिपिड के ऊपर हुक है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये अटैचमेंट के काम आते हैं। तो अब अपन समझते हैं वायरस सेल में कैसे घुसता है। तो दुनिया का कोई भी वायरस हो, भले वो कोविड हो, भले कुछ भी हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक ही चीज से होती है, वो होता है अटैचमेंट। तो आपकी लाइफ में भी ध्यान रखना भैया, कोई वायरस आएगा तो सबसे पहले वो अटैचमेंट करेगा आपसे। अटैचमेंट का मतलब क्या है, ये है वायरस, ये है उसका आरएनए, ये है उसकी ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब वायरस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वायरस के पास अपनी सेल नहीं है, तो वायरस इंडिपेंडेंटली अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इस ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स के अंदर भी आया था कि क्या वायरस को ग्रो कर सकते हैं कल्चर मीडिया में, नहीं कर सकते। उसी में ग्रो होगा जहां पे जिंदा सेल्स होंगी। तो ये वायरस है। अब ये वायरस गया और रेड में अगर मैं बना रहा हूं तो आपको पता होगा मैं क्या बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स कौन सी, जो हमारी एल्यूलाई के अंदर मैंने बताया पतली पतली हमारी ब्लड वेसल्स थी, उनकी सेल्स हैं ये, ठीक है। इन सेल्स के पास सब कुछ है, इन सेल्स के पास केंद्रक भी है, इनके पास राइबोसोम भी है, सब है। अब ये वायरस जाएगा और जाके सबसे पहले यहां पे अटैच हो जाएगा। तो अब अपने को दोबारा नहीं बनाना पड़े, इसके लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पे, है ना। ये आके और यहां ऐसे अटैच हो जाएगा, अपने हुक जो है वो काम मिलेगा, ऐसे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद वायरस क्या करेगा, अटैच होने के बाद वायरस अगला स्टेप होता है इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन एक्चुअल में है इंसर्जन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके पास जो आरएनए है या डीएनए है, क्योंकि हम तो आरएनए वाला पढ़ रहे हैं, तो ये अपना आरएनए इस सेल में इंजेक्ट कर देगा। तो अगली स्टेज क्या होगी, ये आरएनए यहां घुस गया। अब जैसे ही आरएनए इसके अंदर घुस गया तो अगली स्टेज होगी हाईजेक। हाईजेक क्या होता है, ये इसके सिस्टम को हाईजेक कर लेगा, इस सेल को यूज करेगा और खुद रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो मतलब सेल हमारी है, बट कब्जे में वायरस के आ गई। अब इसके अंदर घुस गया ये वायरस का आरएनए, और कमाल की बात है हमारी सेल से प्रोटीन लिपिड ये सब खींचेगा और नए वायरस बनाएगा। ऐसे ऐसे ये रेप्लिकेशन हो रहा है, ये नए वायरस बन गए। अब ये जो नए वायरस बन गए, इनको बनते हुए ये सेल देख रही है, हमारा इम्यून सिस्टम भी देख रहा है। अब हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि ये जब बाहर आएंगे तो ये नई सेल्स को मारेंगे। तो इन सेल्स को बचाने का क्या तरीका है, इनको बचाने का तरीका है, मैंने बताया था वॉर डिक्लेयर कर दो। तो वॉर डिक्लेयर कैसे होगी, मैंने अभी बताया था कि साइटोकाइन नाम के जो है बैरियर आ जाएंगे। साइटोकाइन एकदम से सर्ज होगा, एकदम से बढ़ेगा, साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा, साइटोकाइन की आंधी आएगी। तो इस वजह से ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर सूजन आ जाएगी बहुत तकड़ी, इनके अंदर सूजन आ जाएगी और इनके अंदर का प्लाज्मा जो है वो बाहर निकलेगा। और बाहर कौन है, बाहर है लंग्स की कैविटी, वो कैविटी जहां जहां पानी नहीं भरना था, जहां पे हवा भरनी थी, वहां अब क्या भर गया, पानी भर गया। तो इस वजह से ये जो वायरस है ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है और बॉडी को इन्फेक्ट करता है। तो क्या आदमी की मौत वायरस से हो रही है, नहीं, आदमी की मौत हो रही है वायरस की वजह से। हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं इम्यून सिस्टम की वजह से, इस वजह से हो रही है। क्या सारे लोग मर जाते हैं, नहीं, जो लोग टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं ज्यादातर को डॉक्टर बचा लेता है। लेकिन अगर कंडीशन ही ऐसी हुई है कि इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब उतना टाइम जितने टाइम में वायरस ग्रोथ करनी शुरू कर चुका है, वो टाइम निकाल दिया है, अगर 5-6 दिन निकाल दिए हैं, 10 दिन निकाल दिए, 14 दिन निकाल दिए, फिर मुश्किल हो जाता है। एक और चीज इसके अंदर, सपोर्ट सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा वेंटिलेटर है या फिर आर्टिफिशियल लंग मशीन है, ये उसके अंदर अटैच करनी पड़ती है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, डेली के 50,000 लाख रुपए तक आराम से इसका ट्रीटमेंट जा सकता है। अब तक इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इलाज के नाम पे इसका कोई ऐसा खास इलाज भी अवेलेबल नहीं है। डब्ल्यूएचओ की जो वेबसाइट मैंने देखी उसके अंदर कोई ऐसे इलाज का नहीं दे रखा है। बस एक राइबाविरिन नाम की एक मेडिसिन बता रखी है, वो भी बता रखी है उस केस में जहां पे रीनल फेलियर साथ में हो रहा हो।
डायग्नोसिस का अगर क्वेश्चन पूछे कि कैसे टेस्ट होता है, तो आपको पता होगा एक टेक्निक होती है आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसकी हेल्प से एलिजा से इसको जो है टेस्ट करते हैं। एलाइजा भी सबको पता होगा, एचआईवी के टाइम पढ़ते हैं कि एचआईवी का टेस्ट किससे करते हैं, कि एलाइजा से। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे, जिसमें हॉर्स शू क्रैब जो होता है, केकड़ा जो होता है, उसकी सेल्स का एक्सट्रैक्ट जो है वो काम के अंदर आता है। सीबीसी टेस्टिंग सभी में होती है, ब्लड की टेस्ट, प्लेटलेट्स की टेस्ट होती है। चेस्ट का एक्सरे बार बार होता है और सीटी स्कैन भी इस बीमारी के अंदर किया जाता है, सो दैट पता लगे कि लंग्स को कितना डैमेज हुआ है। इसमें एक स्कोर और निकलता है, सीटी स्कोर, जो ये बताता है कि लंग्स जो है उनकी कंडीशन कैसी है। तो जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, लंग्स के एक्सपर्ट होते हैं, वो सबसे पहले सीटी स्कैन में सीटी स्कोर देखते हैं कि कितना सीटी स्कोर आ रहा है। और इसके अंदर सपोर्टिव केयर रहती है। सपोर्टिव केयर का मैंने बता ही दिया कि आईसीयू के अंदर पेशेंट रहेगा, उसको हो सकता है ऑक्सीजन देनी पड़े, हो सकता है उसको आर्टिफिशियल लंग मशीन जो है उसके ऊपर रखना पड़े, हो सकता है उसको वेंटिलेट भी करना पड़ जाए। ये सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। और रोडेंट्स जो है, मैंने बताया चूहे जो होते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी पॉपुलेशन को काबू करना पड़ेगा। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चूहों वाला तो मैंने बता दिया, हांता वायरस का नाम कैसे पड़ा ये भी मैंने बता दिया, कोरिया की वॉर 1950 के दशक की बात है, ये भी मैंने बता दिया। अब यहां एक नाम आ रहा है, अगर आपने देखा हो तो पहले भी मैंने जिक्र इसका किया था, कि दैट इज व्हाट, कि व्हाट इज दिस नेगेटिव सेंस एसएसआरएनए। अब एसएसआरएनए तो मैं बता चुका कि सिंगल स्टैंडर्ड है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो गया। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है, तो देखो होता क्या है, जैसे ही ये जो आरएनए है, ये आरएनए होस्ट सेल में जाएगा। होस्ट सेल कौन सी है यहां पे, एंडोथीलियल सेल है। एंडोथीलियल सेल के अंदर पहुंच जाएगा, तो होस्ट सेल जो है वो इसको डायरेक्टली रीड नहीं कर पाएगी। तो होस्ट सेल जो है वो इसको डायरेक्टली रीड क्यों नहीं कर पाएगी, तो उस टाइम एक आरएनए डिपेंडेंट एंजाइम चाहिएगा इसको। तो एक्चुअल में इसको ऐसा समझो कि आरएनए जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव सेंस और एक होता है नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस वो होता है जिस आरएनए को होस्ट सेल डायरेक्ट रीड कर लेती है और डायरेक्ट रीड करके प्रोटीन बना लेती है। नेगेटिव सेंस आरएनए वो होता है जिसको डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। रीड करने के लिए बीच में क्या चाहिए, स्पेशल टाइप के एंजाइम्स चाहिए होते हैं। रेबीज जो है वो भी नेगेटिव सेंस आरएनए होता है। तो होपफुली आपने काफी चीजें सीखी होंगी अबाउट हांता वायरस। और हांता वायरस के बारे में अब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको गलत नहीं करने वाले हो। और कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ रहा है, उसके साथ तो जरूर ये चीजें डिस्कस किया करो, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं, आपके लिए जो चीज डिफिकल्ट है छोटे बच्चों के लिए बहुत ईजी होती है। तो छोटे बच्चों को जब आप बताओगे कि देखो हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, छोटे बच्चों को ये बातें समझानी चाहिए कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन तो यहां जा रही है नाक से, तो ब्रेन तक कैसे पहुंच रही है। तो उस टाइम उस बच्चे को तुरंत ये बात क्लिक होगी अगर आप उसको बता पाओगे कि हम जो सांस लेते हैं वो लास्ट में लंग्स में जाता है, और लंग्स के अंदर छोटे 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 बैलून्स हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के दूसरी साइड ब्लड है, तो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर फिर ब्रेन तक जाती है। और फिर बच्चे को ये भी बता सकते हो कि स्मोकिंग क्यों नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग इसलिए छोटे बच्चों को ऐसे बताना कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तो उसकी और क्यूरियोसिटी जगेगी। बजाय उसके बच्चे को ऐसे बताओ कि स्मोकिंग इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब स्मोक करता है आदमी तो वो एल्वियोलाई वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो जिससे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।